प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज्योतिषी, गुरु, माता और पिता, ये जब आपके साथ व्यापारी हो जाते हैं तो दोनों में से किसी का भी उत्थान नहीं होता। और दूसरा कि हमेशा ही हमें अपने मानवोचित धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कोशिश ये भी हो सकती है तो कर लें कि भगवान नारायण ने सबका कितना ख्याल रखा है कि आप 100 फीट पानी खोदते हैं, जमीन खोदते हैं तो पानी आपके पीने लायक उपस्थित हो जाता है ना। आपके लिए कितनी सारी चीजें उन्होंने बना करके रखी हैं, जरा भी उसमें कोई एकदम अशुद्धि का कोई दोष नहीं है। और इसी वजह से हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे जितना भी हो सके अपने आप को कभी भी अशुद्ध ना करें, बिल्कुल शुद्ध बने रहें। हमेशा इस बात का ध्यान रहे। दूसरी बात कि आप चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हों, आपके उस जीने में, जैसे आप जी रहे हैं, उस जीने में वैदिक ज्योतिष, धर्म, शास्त्र, गुरु, ग्रंथ, माता पिता, गायों की सुरक्षा, गायों के प्रति सद्भावना का विकास बने रहना चाहिए। अगर जैसे ही आपके जीवन से इनका गायब होना शुरू हो जाता है, वैसे ही आप किसी भी सभ्यता के पोषक नहीं रह जाते, फिर आप स्वतः अपना समापन कर लेते हैं या आपकी मृत्यु उसी दिन तय हो जाती है। मृत्यु का आरंभ हो जाना हो जाता है जब आपके आत्मा को या आपके शरीर को ये लग जाता है कि अब इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, या आत्मा को जब लग जाए कि अब इस शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा क्योंकि अब ये शरीर किसी काम का नहीं है, तात्क्षणिक वो उस शरीर का परित्याग कर देती है। तो हमारे जीवन में धर्म हमेशा ही शामिल रहना चाहिए। हमारे अंदर जितनी ज्यादा हो सके हृदय की विशालता बहुत अत्यंत आवश्यक है। आइए, सबसे पहले ये मैं ऐसे ही इस वजह से बोल देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें मिल जाए मेरे से। हालांकि उसमें मेरे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं आपको कुछ अच्छी बात बता सकूं, पर फिर भी आइए। सबसे पहले इनकी कुंडली में जन्म होता है भाद्रपद माह। श्रावण और भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो सुंदर होते हैं और उनका तर्कबल बड़ा ही प्रबुद्ध होता है। इतना ही नहीं, इनकी हर एक बात जो भाद्रपद और श्रावण माह में जन्मे होते हैं बड़ी उत्पादक शक्ति से युक्त होती है। मतलब ये क्रिएटिव होते हैं, रिश्तेदारों के लिए खड़े रहने वाले होते हैं, सबके लिए तैयार रहने वाले होते हैं। तपश्चर्या भले अलग तरीके की जो साधना वाली बात होती है, पहाड़ों में जाना, वो भले ना, पर त्याग फिर भी इनके अंदर रहता है। और धनाढ्य होते हैं। विचारों में इतनी ज्यादा सौम्यता कि कोई भी इनका लाभ कई बार उठाते हुए नजर आ जाता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यही प्रश्न उसको घाट घाट का पानी पीने को विवश कर देता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा ये जातक को स्वतंत्र कारोबार भी करने वाला बना देते हैं, या कई बार व्यक्ति अगर बहुत मेहनत करे तो सरकारी नौकरी में भी सफल होते देखा जाता है। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कभी कभी आंदोलित भी करते हैं। यहाँ जब कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा में जातक का जन्म होता है तो ईर्ष्या भी है, थोड़ा द्वेष भी है, छल कपट मोह मात्सर्य भी है, आलस्य प्रमाद कुंठा भी है और कठोरता भी आ जाती है। कई बार व्यक्ति बाजारों में रहने वाले किसी व्यापारी की भांति व्यवहार करने वाला हो जाता है, व्यावसायिक विचार या दृष्टिकोण अपनाने वाला हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र पे, वैसे तो ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पर इस पे अधिकार अदिति नाम के देवता की है। तो ओम अदितये नमः,
वैसे नक्षत्रों में इसे सबसे बलवान नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। सबसे बलवान अगर कोई नक्षत्र है तो वो पुनर्वसु और पुष्य होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वैसे बहुत गंभीरता से अगर विचार करें तो आर्द्रा, पुनर्वसु, मृगशीरा, ये जो नक्षत्र होते हैं, मृगशीरा हो जाए, आर्द्रा हो जाए, पुनर्वसु हो जाए, पुष्य हो जाए, ये सब नक्षत्र व्यक्ति को बड़ा ही कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देते हैं। अनुराधा भी बहुत अच्छा है, ये नक्षत्र भी बहुत श्रेष्ठ है ना। तो मेरे कहने का अर्थ इतना है कि ये जो मैंने तीनों चारों नक्षत्र के नाम बताए हैं, ये बहुत उत्तम गति को प्राप्त करवा देते हैं जातक को। पुनर्वसु नक्षत्र सिद्धि योग, शूद्र वर्ण और देवगण है। देवगण के कारण गरिमा बनाकर रखना और शूद्र वर्ण के कारण कभी कभी तमस तत्व की प्रधानता। देवगण के कारण कभी कभी देवता भी जो होते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं, हो ही जाते हैं स्वार्थी। क्यों हो जाते हैं? जब भागवत कथा परीक्षित को सुनानी थी तो देवता आ जाते हैं और कहते हैं कि ये भागवत कथा हमें सुना दो, और दुनिया भर की जितने भी सुख साधन है, अमृत, ये सब जितने भी अमृत की बूंद है, इसे जिसका कल्याण हो जाए, ये अमृत का कलश ही ले लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन भागवत कथा हमें सुना दीजिए क्योंकि इसमें भगवान की बातें हैं, है ना। तो बड़ी गहरी बात है कि ये देवगण के होने के कारण कई बार व्यक्ति को यहाँ पे भी ऐसे त्याग और तपस्या या फिर जो एक व्यवहारगत जो चीजें होती हैं वो देवताओं वाली आ जाती हैं। मतलब व्यक्ति को ऐसा लाभ और हानि दिखता है, पर वस्तुतः शुद्धता रहती है, क्योंकि देवता उसी के यहाँ निवास करते हैं जिसके यहाँ शुद्धता होती है। तो ये देवगण है। श्वेत आक के वृक्ष की जड़, पौधे की जड़ भी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में या गुरुवार को, पुष्य नक्षत्र में या पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुवार को या रविवार को अगर बीत रहा हो तो अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ नवग्रह कवच भी धारण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, सहतूत के वृक्ष का लगाना, और अगर हो सके तो अपने घर में कमल के वृक्ष, कमल का पौधा अगर हो सके तो उसे भी अपने घर में लगाना चाहिए। घर को खुद से स्वयं से साफ करना चाहिए। अगर हो सके तो विशेषतया बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। धनु राशि, अब आगे बढ़ के मैंने क्या बात की, पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशि है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो भाग्यांक जिसे बोलते हैं वो 5 नंबर होगा। मतलब 5 अंक को आप आजमा सकते हैं। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो धनु और मेष की हो सकती है। लग्न के अधिपति सूर्य हैं जो ग्रहों के राजा, और दशावतार में भगवान राम है। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश होकर के अगर लग्न में शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु भी संग में है, तो केंद्र त्रिकोण गोराहु स्थितः स्वतोषतः। सिद्धांतकार लिखते हैं, आचार्य वरों ने लिखा कि केंद्र में यात्री कोण में अगर राहु बैठ जाते हो तो ये जातक को धनवान और सुखी बना देते हैं। फिर आपको इन सभी चीजों के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ता है। और सामान्यतया इस कुंडली का कुल खानदान विस्तार धारण करने वाला होता है। व्यापारिक विचारधारा इतनी, चाहे कितनी ही उच्चिष्ट क्यों ना हो, उतनी उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर फिर भी व्यक्ति किसी की बहुत बड़ी हानि नहीं करना चाहता, या किसी के लिए भी वो बुरा सोचने वाला नहीं होता। ब्राह्मणों का आदर करने वाला होता है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला होता है, समाज का पोषक होता है, निंदक नहीं होता, अनुभवी होता है, थोड़ा भ्रम में जीने वाला होता है। मिथुन राशि के लोग अंततो गत्वा विजय को प्राप्त करते हैं और अंतिम तक अपने साहस, बल, धैर्य और पराक्रम के साथ उत्साह को बनाकर रखने में सफल होते हैं। ऐसा क्यों? मिथुन राशि को जब आप देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह में समुद्र में राशि, समुद्र की विशाल जल राशि है और उसमें टूटी हुई नौका है ना। और बहुत ध्यान से देखें तो जोड़ा है ये, मतलब इसे वस्तुतः सामान्यतः मिथुन राशि, इसके अधिपति जो बुध देव हैं, इन्हें नपुंसक ग्रह कहा गया है, नपुंसक होते हैं। पर वैसे विभिन्न रचनाकारों ने इन्हें नपुंसक नहीं माना है, पर सामान्यतः ये पुरुषोचित नपुंसक होते हैं कुछ शास्त्रकारों के आधार पर। और लग्न में सूर्य और शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या देते हैं और कई बार व्यक्ति को कंफ्यूजन में भी ले जाते हैं। मैंने बात कही थी, कंफ्यूजन में भी होता है और जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होता है, और यही दोनों चीजें उसे समाज के विभिन्न वर्गों के पास लेके जाती हैं। आत्मविश्वास
मिथुन राशि और सिंह लग्न, तो सूर्य लग्न के अधिपति हो गए और बुध राशि के अधिपति हो गए। सूर्य और बुध के प्रभाव से प्रभावित ये कुंडली तार्किक हो जाती है, अच्छे लोगों से मैत्री करने वाली हो जाती है, परख बड़ी अच्छी होती है। वो लाख नुकसान करे पर उस व्यक्ति पे जिसके ऊपर इसका विश्वास हो जाए वो बार बार वहीं आता है। बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। यहाँ व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से ये भी पता है कि किससे कितनी बात, कितनी चुटकी दवाई डालनी है और कितनी चूड़ी कसनी है। कितनी चूड़ी कसनी है, किसको कितनी दवाई देनी है और किसका कैसे इस्तेमाल करना है। राजाओं से प्रभावित ये कुंडली राजकुमार के सन्निकट खड़ी रहने वाली कुंडली है। ऐसी है। मिथुन राशि और राशि के अधिपति का जन्म कुंडली में परिवर्तन करना, जैसे बुध की राशि में चंद्रमा बैठ गए मिथुन राशि में और कर्क राशि में बुध बैठ गए। वस्तुतः तो ये दोनों होते पिता और पुत्र ही हैं, पिता और पुत्र ही हैं, पर थोड़ी बहुत समस्या यहाँ ये हो जाती है कि अच्छी बात, समस्या नहीं अच्छी बात है कि होते दोनों शत्रु हैं। वस्तुतः चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध देव चंद्रमा को अपना शत्रु मान जाते हैं। तात्कालिक मैत्री में दोनों ग्रह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, पर अगर दो शत्रु ग्रह आपस में परिवर्तन कर लेते हैं तो वो जातक के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध हो जाते हैं या एक अच्छा खासा सुंदर सा बेहतरीन अनुभव दे जाते हैं। लग्न में लग्नेश का बैठा होना शुक्र के साथ, जो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं। छोटे बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल जाता है, पर उनसे संपर्क मात्र ही रहता है, कोई विशेष लाभ नहीं होगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चूंकि लग्नेश लग्न में, पराक्रमेश लग्न में और राहु भी लग्न में हैं, इस वजह से यहां व्यक्ति के जीवन में जीवटता, अद्भुत शौर्य और उत्साह के साथ साहसिक प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग मैंने बताया, थोड़ा सा परिचय लग्न और राशि पे प्रकाश डाला है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे आपको सीधे मैं इनकी कुंडली के दशमांशा चक्र से आपका परिचय कराता हूं। बीच में थोड़ा सा ध्यान मैं ग्रहों के अंशों पे भी लाऊंगा, पर पहले ध्यान दशमांशा चक्र पे बहुत ध्यान से समझे। तो केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ है, इसका अर्थ होगा कि जीवन में स्थिरता रहेगी, और ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है इस बात का समझ लेना और जान लेना कि आप जिस कुंडली को दिखा रहे हैं या जो प्रश्न आपके दिमाग में है कि ये स्टेबिलिटी कब आएगी, उसमें आपको आपकी कुंडली के केंद्र में बनने वाली राशियां ही आपके इस प्रश्न का उत्तर लगभग दे जाती हैं। यहां भी स्थिरता है। अब जरा ध्यान से देखिए, स्थिरता मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है वो कुंडली में यहां सूर्य स्वग्रही, लग्न के अधिपति केंद्र में चंद्रमा के साथ, पराक्रमेश लग्नेश के संग बैठे। यहां ध्यान से रखिए इसका संबंध लग्न से कैसे बन रहा है। तो लग्न और पराक्रम का संग जन्म कुंडली के दशम स्थान में और चतुर्थ स्थान में सूर्य। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचम में और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी अष्टम में व्यक्ति को रिसर्चर या अपने काम में फोकस बढ़ा करके, मन लगा करके काम करने वाला बना रहे थे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं मंगल शनि के संग। इसका अर्थ होगा कि कुछ भी अलग से नहीं मिलेगा, जो आप करेंगे वही मिलेगा। लग्न में तृतीय भाव के स्वामी राहु के संग बैठे, लग्नेश लग्न में बैठे, लग्नेश और पराक्रमेश एक साथ बैठ गए। और जरा ध्यान से देखिए तो इससे एकादशवें घर में गुरु स्वग्रही हैं, लग्न से एकादशवें घर में चंद्रमा बैठ गए, लग्न से दशम स्थान में मंगल दिग्बली बैठ गए, लग्न से दशम स्थान में चंद्रमा बैठ गए और लग्न से दशम स्थान के अधिपति जो शुक्र हैं वो लग्न में बैठ गए तृतीय होकर के। यहाँ पे दशम भाव के स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव में बैठ गए। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक वो काम करने का इच्छुक रहेगा, और इतना ही नहीं, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसके पास करने को काम रहेगा। और लग्नेश का संबंध तृतीय भाव से बना, इसका क्या अर्थ है। यहां पे लग्नेश का संबंध तृतीय भाव से दशम स्थान में बना है। पराक्रम जितना, सुख उतना, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कुंडली का सुख। और एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दशमांशा कुंडली में चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठ करके ये दे रहे हैं कि व्यक्ति अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से 100% संतुष्ट रहेगा। उसके पास कभी भी किसी कार्य को करने के लिए कभी भी किसी भी चीज का विमोचन नहीं होता है।
टूटना नहीं होता। जैसे आपको किसी कार्य को करने के लिए किसी भी चीज को अपने जीवन से हटाना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये कि आप किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी और तीसरी वस्तु को हटा रहे हैं, या फिर आप नुकसान में जा करके अपना आज का काम साध रहे हैं जो आपने भूतकाल में कभी किया था। जैसे हमें ये काम करना है तो हमें इस चीज को प्राप्त करने के लिए अपना नुकसान करना है और फिर जाकर के वो वस्तु प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं होने देंगे ये ग्रह। और जीवन में जो कटु सत्य है वो ये है कि जन्म कुंडली के दशमांसा चक्र के अष्टम भाव के स्वामी आपके कंसंट्रेशन को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं। काम करने के लिए आपके पास माहौल भी है, मैदान भी है और चीजें भी हैं। नवमांस चक्र में गुरु और सूर्य का पंचम भाव में बैठना एक सत्यवादी, कठोर बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला एक अच्छा पार्टनर देते हैं। इससे भी ज्यादा नवमांसा चक्र के पंचम भाव पे राहु का प्रभाव, लग्न कुंडली के पंचम भाव पे राहु का प्रभाव, राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है, दशमांसा चक्र के पंचम भाव पे राहु का प्रभाव, ये बहुत सामान्य नहीं होता। यहाँ व्यक्ति का यश, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और जिसको बोलते हैं कि क्रिएटिविटी के बाद आपने जो मेहनत किया उसका जो परिणाम आपको मिलता है वो 100% आपको ढूंढ ही लेगा। जैसे 1000 गायों के बीच में उसका बछड़ा उसे ढूंढ लेता है। इसका अर्थ 2 तरीके से लगाएं। आपके पराक्रम का अर्थ निकलेगा, नष्ट नहीं होगा। और ये जीवन की सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि इस कलयुग में लोग प्रायः यही रोना रोते हैं, मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं पर मुझे मिलता नहीं है। पर सामान्यतया जब कभी भी दशम भाव सुरक्षित हो, जब कभी भी जन्म कुंडली का चौथा भाव सुरक्षित हो, जब कभी भी जन्म कुंडली में लक्ष्मी संपन्न योग लगा हो, जब कभी भी लग्नेश और तृतीयेश का संबंध दशम स्थान से हो जाए, तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में इस बात की शिकायतें नहीं करते हुए देखा जाता है कि मुझे मिलता नहीं है। नहीं, उसके पास है और उसके पास मिलेगा, बल्कि चीजें उसके पास ही आकर के रुक जाती हैं। ये पक्की बात है। लग्न कुंडली के पंचम भाव पे गुरु शनि का प्रभाव इस बात का दर्शन कराता है कि व्यक्ति के जीवन में दर्शन है, धर्म है, न्याय है और सदाचार है। लग्न कुंडली के पंचम भाव में गुरु और सूर्य का प्रभाव यह दिखाता है कि व्यक्ति भी चरित्रवान है और दाम्पत्य को, स्पाउस को, जिसको कहते हैं कि जिसका नेचर है वो भी चरित्रवान है, सुचरित्रवान है। इतना ही नहीं, इनका जो प्रेडिसेसर होता है, जो संतति होती है, वो भी बेहतरीन नेचर वाली होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां भी पंचम भाव बड़ा बलिष्ठ बना हुआ है, यहां भी पंचम भाव बलिष्ठ बना हुआ है और यहां भी पंचम भाव बलिष्ठ बना हुआ है। तो आपके जीवन में चाहे छोटा ही समाज हो, आपके परिवार का, जैसे परिवार के सदस्य भले ही चाहे 1 या 2 या 3 ही हो, पर वो 100% शुद्ध मानसिकता के साथ आपके साथ जुड़े हैं। उनके मन में, उसके दिमाग में कोई भी ऐसी कोई छोटी राजनीति नहीं है, वहां कोई भी नुकसान नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात और भी कह दूं, यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, मित्रस्थ होना, मित्र की राशि में बैठना, जहां बैठे हैं इस भाव का स्वामी स्वग्रही है, तो इससे भाग्य को भी बल मिलेगा। मंगल के साथ बैठे हैं, तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे बनाया था कि किसी भी ग्रह की युति कौन से भाव के स्वामी के साथ हो रही है। तो भाग्य भाव के स्वामी की युति अपने से चौथे भाव के स्वामी के साथ धन भाव में हो रही है। तो किसी भी भाव का जो सुख होता है वो उसका चौथा होता है। भाग्य भाव का संबंध दशम से हो रहा है। किससे बैठे हैं? उस भाव पे गुरु की दृष्टि है। तो भाग्य से अगर गुरु का संबंध बन जाए या भाग्य से अगर मंगल का सूर्य का संबंध हो जाए तो ये बड़ी उत्कृष्ट बात हो जाती है। इस भाव के अधिपति जो शनि हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। संबंध बना भाग्य का, भाग्य भाव के स्वामी शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि गई ना जी, भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि गई ना जी, और भाग्य भाव के स्वामी गुरु के संग बैठे हैं ना जी। इत्तेफाक नहीं होता, और ये बड़ी सरल बात नहीं है कि आप आसानी से बात को समझ सके। और एक बात और भी है कि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य उच्च के बैठे हैं। कौन होते हैं? भाग्येश होकर के अपने मित्र लग्नेश के साथ जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठे हैं, राहु के साथ नहीं बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि जितनी उत्कृष्टता यहां जातक के जीवन में देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा उत्कृष्ट उसका दाम्पत्य निभाने वाला उसका सहपाठी है या उसकी जीवन संगनी है।
दूसरा कि यहाँ पे जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझे। तो गुरु कौन है? इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, हंस योग लग गया। और दूसरा, तो जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं? द्वितीय भाव को, जहां का अधिपति कहाँ बैठा? परिवर्तन में है। बुध और चंद्रमा आपस में परिवर्तन करें तो दो महान शत्रु एक साथ परिवर्तन में आ गए, तो महान मित्र हो गए। धन भाव में शनि मंगल बैठे हैं, ये मैंने यहां बता रखा है। नवम भाव के स्वामी का संबंध अपने से चौथे भाव के स्वामी के साथ धन भाव में हुआ है और गुरु से दृष्ट हैं। यहाँ पे धन भाव के स्वामी जो बने हैं वो देखिए कैसे, शुक्र और शनि और बुध का परिवर्तन। ये ग्रहों की जो अटखेलियां है ना, यही जो ग्रह आपस में संबंध बना लेते हैं, यही कुंडली की उत्कृष्टता सिद्ध कर देते हैं। और कुछ अलग से आपको नहीं, मैं कुछ कहाँ बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ ग्रहों को बता रहा कैसा संबंध बन रहा है। विश्लेषण यही होता है कि आप अपनी कुंडली को सिर्फ ग्रह जो आतिशबाजी आपके जीवन में रंग बिरंगा रंग, ये रंग कौन है? ये आपके ग्रह जो होते हैं वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। मैंने क्या बात कही? हर बार मैं कहता हूं कि कुंडली के सूर्य भगवान राम है, चंद्रमा भगवान कृष्ण है, मंगल नृसिंहावतार। तो ये जो ग्रह हैं, अगर इन्होंने आपस में योग बनाया, खुद से खुद को जोड़ दिया, एक का संबंध दूसरे से कर दिया, दूसरे का संबंध तीसरे से हो गया, भाग्य भाव से गुरु का संबंध बन गया, भाग्य भाव से सूर्य का संबंध बन गया, जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह बलवान हो गया, जन्म कुंडली के पंचम नवम का संबंध गुरु सूर्य से हो गया। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है किसी कुंडली के लिए? कुछ नहीं। जो महान धरती का पुरुष होगा उसकी भी कुंडली में ऐसे ही राजयोग बने होंगे, ऐसे ही ग्रह आपस में संबंध बनाए होंगे। तो मैंने क्या बात कही? जो बुध और शनि का संबंध बना। अब एक बात और है जो आपको समझना होगा, यहां मंगल अकेले हैं और वृष राशि में बैठे हैं अग्नि तत्व के ग्रह होकर के। कौन होते हैं? नवम भाव के स्वामी। एक बात है, मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि नवम भाव का खाली होना कुंडली को बहुत आगे लेके जाता है, बहुत आगे लेके जाता है। नवम भाव में ग्रह का बैठना 100% अच्छा है, पर नवम भाव में किसी ग्रह का नहीं बैठना 200% अच्छा होता है। नवम भाव पे अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाना 300% अच्छी बात हो जाती है। तो गुरु की दृष्टि है। अब एक बात और है, तो नवम भाव के स्वामी एकादशवें में नहीं बैठे हैं, दशम में बैठे हैं और पंचम को देख रहे हैं। तो जब जन्म कुंडली के नवम भाव का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से हो जाए, नवम भाव का संबंध पंचम भाव से हो जाए, नवम भाव का संबंध जन्म कुंडली में पंचम से नहीं है पर पंचमेश से जरूर है, पंचमेश से जरूर है क्योंकि केंद्र में है दोनों। और जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि के बाद 8वीं उच्च की दृष्टि नवम भाव पे जा रही है। यहाँ के अधिपति मंगल के साथ बैठ गए, गुरु से प्रभावित हो गए। और एक बात और है कि इस कुंडली को स्थिरता कैसे मिल रही है? क्योंकि सूर्य यहाँ मजबूती से उसको निभा रहे हैं। यहां मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होकर के वृष राशि में बैठे हैं, इस वजह से कारोबार में कभी कभी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। कब? जब मंगल की दशा आएगी। छोटी मोटी परेशानी मंगल की दशा में देखने को मिल सकती है। और जो उतार चढ़ाव होगा वो क्यों होगा? जो हमारा मन भ्रम में जाता है वो क्यों होगा? क्योंकि सूर्य और शुक्र लग्न में बैठे हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणि बुद्धो 10 शतानि च। शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन कर देते हैं लग्न के साथ। अब एक बात और भी है, एक बात जो समझने वाली है कि बुध 12वें भाव में बैठ करके 6वें भाव को देख रहे हैं और 6वें भाव के स्वामी गुरु के संग बैठे हैं। वो गुरु कैसे हैं? स्वग्रही हैं। तो गुरु और शनि जब एक साथ बैठेंगे तो शनि का बल बढ़ेगा, यानी कि व्यक्ति के साहस की वृद्धि होगी। और सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव पे जब कभी भी बुध की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति ब्राह्मणों का पूजक होता है, मठको देने वाला होता है, गायों की सेवा करने वाला होता है। इस जन्म में हो ना हो पर व्यक्ति पूर्व जन्म में करता आया है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में केतु का प्रभाव आपको आपकी दिनचर्या पे फोकस करने को कहते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ अपने वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। आपका भविष्य स्वतः आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान है। सूर्य आपका वर्तमान जन्म कुंडली के 11वें भाव में अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा है और गुरु से दृष्ट है। गुरु से दृष्ट हो गए, इसका अर्थ होगा कि अपने आप में ही गजलक्ष्मी हो जाए, राजलक्ष्मी हो जाए, गज केसरी हो जाए, महान वशिष्ठ योग बन जाए, बहुत सारे योग बन जाता है। और योग का बनना मतलब कुंडली का 11वें भाव के शुक्र और चंद्रमा पूछ करके आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो अल्टीमेट आपने क्या देखा? सूर्य बलवान, शुक्र लग्न में,
राहु का कैसे संबंध बना, बुध क्या काम कर रहे हैं, गुरु और शनि का संबंध कैसा है, नौमांश में बुध और शनि का परिवर्तन कैसा है, लग्न में बुध और चंद्रमा का परिवर्तन कैसा है, दशमांशा चक्र में शुक्र शनि और मंगल का संबंध कैसा है, दशमांशा चक्र में भाग्येश कैसे गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, दशमांशा चक्र में कैसे आपके कारोबार को स्थिरता सूर्य और साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा दे रहे हैं। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति अगर दशम भाव में नहीं बैठे होते तो आपके पास करने को कुछ नहीं होता। लग्न के अधिपति अगर दशम स्थान में नहीं बैठे होते, दशम स्थान के अधिपति अगर लग्न में नहीं बैठे, बहुत तीखी बात, लग्न में शुक्र बैठे हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे, इस वजह से वो दशमेश ज्यादा होंगे, पराक्रमेश कम होंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि का फल वो कम करेंगे। यहाँ पे शुक्र जन्म कुंडली में विषम संख्या की राशि में बैठे, इसी वजह से यहाँ वो लग्नेश ज्यादा होंगे क्योंकि विषम संख्या की राशि में बैठे। इस वजह से कि जन्म कुंडली में लग्न और दशम दोनों भावों का संबंध अगर जन्म कुंडली के केंद्र से हो रहा हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ होती ही नहीं है कि व्यक्ति के पास करने के लिए हमेशा काम है, आप कभी भी खाली नहीं है। और दुनिया आधी तो इसी बात को लेकर के परेशान है, मेरे पास करने को काम नहीं है, या फिर मेरे पास काम है तो उसे बैलेंस करने की योग्यता और क्षमता मेरे पास नहीं, मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं। पर यह कुंडली कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करेगी, इस वजह से इस कुंडली की प्रशंसा बन जाती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थितियों पे थोड़ा सा ध्यान लेके आ जाता हूं। जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं 2 अंश 47 कला, मघा नक्षत्र में बैठे हैं, केतु और राहु के संपर्क में हैं। इस वजह से जातक के जीवन में अपनी दशा काल में ये ग्रह नए नए बहुत सारे अनुभवों को देने वाला होगा। इस अनुभव में आपको कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी ज्ञान होगा या उसका ध्यान रखने का भी बल मिलेगा, मतलब उसमें कुछ सिखाएंगे वो कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, आत्मकारक ग्रह होंगे, 26 अंश के साथ बैठे हैं। इस वजह से वो आपको बलवान, ज्ञानी, सुखी, धर्मात्मा और इच्छा की पूर्ति करने वाले ग्रह बनेंगे। अपनी दशा काल में ये बहुत सारे सुखों के दाता, ऋण से मुक्ति और जिम्मेदारियों से मुक्त करेंगे या जिम्मेदारी निभाने का बल देंगे, या जिम्मेदारी समाप्त करेंगे, या जिम्मेदारी इसके को आप अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 17 अंश के साथ बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की क्रिएटिविटी अद्भुत होती है और जो छोटी मोटी परेशानी उसको कारोबार में देखने को मिलती है वो वृष राशि के कारण मिलती है। हालांकि यहाँ मंगलदेव अपनी दशा काल में 100% भाग्य और लाभ का अद्भुत समन्वय आपके जीवन में तैयार करने वाले बनेंगे। ये सिर्फ ग्रह यहाँ नहीं बैठा है बल्कि साक्षात नवमेश बैठे हैं, तो ये भावों का संबंध मजबूत हो जाता है। अगर वहीं नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम में बैठ जाते तो थोड़ी कमजोरी हो जाती, या फिर यहाँ के अधिपति शुक्र लग्न में नहीं बैठते तो कमजोरी हो जाती। पर दोनों ही चीजें एक साथ आपके जीवन में, शुक्र भी मिल रहे हैं और मंगल भी मिल रहे हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस कई बार अपनी दशा काल में वो दे सकते हैं, आंखों की समस्या कई बार परेशान कर सकती है और कई बार करियर को लेकर के उहापोह की स्थिति में मंगल की दशा जाएगी। हालांकि सामान्यतया अंततोगत्वा विजेता आप ही बनेंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, इस आधार पर वो आपका व्यय नियंत्रित करेंगे। आपके घर पे ब्राह्मणों का आवागमन होगा, अच्छी जगह पे आपका धन जाएगा, गलत लोगों से मैत्री नहीं होगी, मित्रों से नुकसान नहीं होगा, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री होती है। इसका अर्थ यह है कि बुध आपकी कुंडली में अच्छा परिणाम देंगे और अपनी दशा काल में वो आपके धन, व्यापार, कारोबार में वृद्धि करने वाले ग्रह बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धनु राशि में मूल नक्षत्र में बैठे हैं और 0 अंश के बैठे हैं। इस कारण से कभी कभी पेट की परेशानी देंगे, कफ जनित समस्याएं होती हैं और कई बार भुजाओं में दर्द, पेट की परेशानी, भुजाओं में दर्द, जांघों में समस्या, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगर वो राहु से दृष्ट नहीं होते तो कई बार आप जिस चीज की कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं वो भी नहीं होती। इसका अर्थ है कि अगर गुरु शनि के साथ बैठे हैं तो थोड़ा बहुत संघर्ष उनको देखने को मिलेगा, या उस गुरु पे अगर राहु की दृष्टि है तो भी वो संघर्ष गुरु के ऊपर राहु और शनि के कारण हो रहा है। हालांकि गुरु यहाँ पे शनि, मंगल, राहु और केतु सबके प्रभाव में है, इस कारण से भी कई बार विवाह या घर में वैवाहिक जो सुख होता है वो थोड़ा कम सा या कमजोर सा प्रतीत होता है। पर देवगुरु बृहस्पति आपको किसी भी तरीके से समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएंगे। अपनी दशा काल में वो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और चूंकि भाव से वर्गोत्तम है, यहाँ भी पंचम भाव में, यहाँ भी पंचम भाव में बैठे हैं, इस कारण से, और उनके तीसरे भाव में केतु बैठे हैं, यहाँ से मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकीय गुण, एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना
और बहुत सलीके से अपना जीवन जीना और निश्चिंत जीवन जीना, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं, एकदम टाइम टू टाइम चीज़ें अपने आप को चीज़ों को शामिल करना अपने जीवन में, ये सब गुरु देने का काम करेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। अपने नक्षत्र में होने के कारण नवांश चक्र में नीच के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई भी बात गड़बड़ वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ वो लाभेश होकर के बैठे हैं और इनकी युति जन्म कुंडली के धनेश के साथ हो रही है। तो लाभ और धन का योग दशम स्थान में है, तो व्यक्ति का काम हमेशा चलता रहेगा। वो जमीन जायदाद, घर परिवार और परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना और एक अच्छा खासा सुखद जीवन जीने में सफल व्यक्ति हो जाता है। तो शुक्र है आपकी कुंडली में ऐसे अपने नक्षत्र के हैं और ठीक है, बहुत सारा प्रभाव दे रहे हैं। लगभग वो धन जोड़ने का काम कर रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठेंगे और शुक्र लग्न में बैठे हैं। शनिदेव और गुरुदेव दोनों वक्री हैं, जिसमें दोनों ही आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं और नवांश चक्र के आधार पर ये शनिदेव आपको प्रॉपर्टी खरीदने वाला बना रहे हैं और द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि आपको बहुत ही गंभीर बात करने वाला और गंभीर चिंतन करने वाला, न्यायप्रिय और शिक्षकीय गुणों से युक्त ऐसा बना देते हैं। राहु आपकी कुंडली के लग्न में है, लग्नेश वहीं बैठे हैं, इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं होगी, बल्कि नवांश चक्र में वो और भी ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं और इस कारण से ये ग्रह आपको लाभान्वित करने वाला होगा। राहु वैसे सिंह राशि में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। राहु को सिंह राशि बड़ी अच्छी प्रिय है, मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया है। अगर आप राहु से संबंधित कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मेरे मूल चैनल पे जाइए, नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य पे, वहां आपको राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट में लगभग 70-75 कार्यक्रम मिल जाएंगे। वहां मैंने सारी चीजें बता रखी हैं एक एक कार्यक्रम में। दिन इस कुंडली के लिए शनिवार तो नहीं, पर गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अंक मैंने कहा है 5। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ, पश्चिमी क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए भी ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मार्गेश कब कब चलेंगे, मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका अगर ला दूं तो राहु केतु शनि ये मारक होंगे। राहु केतु और शनि की दशा मारक होगी, मतलब जब जब ये एक्टिव होंगे तब तब मारेंगे, कष्ट देंगे। जैसे शनि में राहु, शनि में मंगल, या सूर्य में राहु, सूर्य में केतु, सूर्य में मंगल, ये सब मारक होंगे। उसके बाद चंद्रमा में, तो चंद्रमा में भी चंद्रमा में शनि, चंद्रमा में केतु, चंद्रमा में बुध, ये मारक होंगे। मंगल की दशा में केतु, मंगल की दशा में शनि, मंगल की दशा में राहु, ये सब मारक होंगे। हमें उस दशा काल में अपना विशेष ध्यान रखना होगा, बजरंगबली की पूजा करनी होगी, इतनी सारी चीजें करनी चाहिए। नक्षत्र अगर कोई काम आप करना चाहते हो तो पुनर्वसु में दान करिए, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उसके साथ उत्तराषाढ़ा, भरणी, हस्त, आर्द्रा, मृगशीरा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप ले सकते हैं शुक्र, मंगल और चंद्रमा की दशा में और शनि की दशा में। ये आपके कारोबार को या इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे अच्छाई के तौर पे। मंगल की दशा में और बुध की दशा में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ शनि, राहु और केतु की दशा में भी कई बार छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। भाग्यशाली आप हैं, इसमें संशय नहीं है, पर हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। संतान को लेकर के हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। उनका विवाह हो जाए, ये एक अच्छा दाम्पत्य मिल जाए, हमारा कुल खानदान आगे बढ़े, ब्रह्मा की सृष्टि में हम योगदान दें, ये हमें कोशिश करनी होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो ये कुंडली उपासना करेगी, पूजा पाठ करेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। होरा चक्र के आधार पर गुरु, मंगल और सूर्य की दशा धनदायक होंगी, जबकि चंद्रमा, राहु, केतु, शनि और शुक्र के साथ बुध की दशा थोड़ी बहुत हेडक देने वाली बनेगी। कुल मिलाकर के ऐसा, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में कुछ अच्छा तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा तो थोड़ा बहुत बुरा परिणाम देने वाला बन रहा है। क्लियर है? मूलतः इस कुंडली में 12वें भाव में बुध बैठे हैं, वो कमजोरी भी कई बार दर्शाते हैं, और यहाँ जो गुरु शनि के साथ बैठे हैं वो कई बार अपनी दशा में घर्षण देते हैं। दशमांसा चक्र में 12वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति के व्यय को असंतुलित करते हैं। लग्न चक्र में जन्म कुंडली के 7वें भाव पे मंगल, राहु, केतु का प्रभाव या सप्तमेश पर मंगल, राहु, केतु का प्रभाव कई बार एक इरिटेटिव साउंड करने वाला स्पाउस दे देते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।